एक ऐसा धागा है, एक सुनहरा धागा, जो हजारों साल पहले की दुनिया को आज की हमारी दुनिया से जोड़ता है। ये धागा है इनोवेशन का, नवाचार का। और आज हम इसी धागे के सिरे को पकड़कर एक लंबा सफर तय करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न स्मार्टफोन जो हमारी जेब में रखा है, उसका कीमियागिरी जैसी रहस्यमयी और जादुई मानी जाने वाली कला से क्या लेना देना हो सकता है। मतलब एक तरफ एकदम हाईटेक चीज और दूसरी तरफ सदियों पुरानी एक प्रैक्टिस। क्या इनमें कोई कनेक्शन हो भी सकता है? यकीन मानिए, कनेक्शन है, और जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा। ये कोई आज की बात नहीं, ये तो 5000 साल पुरानी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान पत्थरों और धातुओं जैसी मामूली चीजों में भी मोक्ष या कहें सैल्वेशन ढूंढ रहा था। तो चलिए, सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। जब हम कीमियागिरी या एल्केमी की बात करते हैं तो दिमाग में बस सोना बनाने वाले जादूगर आते हैं, है ना? पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह की इंडस्ट्रियल स्पिरिचुअलिटी थी, एक प्रैक्टिकल, औद्योगिक और साथ ही एक बहुत गहरी आध्यात्मिक खोज। इस पूरी सोच के सेंटर में एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया था, जिसे कोइंसिडेंशिया ऑपोजिटम कहते हैं। भारी भरकम शब्द है पर मतलब सीधा सा है, विपरीत चीजों का मिलन। मतलब अगर आपको सबसे ऊंची चीज तक पहुंचना है तो रास्ता सबसे नीची चीज से होकर ही गुजरेगा। महान आध्यात्मिक ज्ञान वो कई बादलों में नहीं, बल्कि इसी मिट्टी में, इसी धातु में, सबसे मामूली चीजों में छिपा है। तो कीमियागिरी क्या थी? एक ऐसी आध्यात्मिकता जो मंदिरों में नहीं बल्कि एक लोहार की भट्टी में पैदा हुई थी, जिसका पूरा फोकस धातुओं पर था। कीमियागरों का मानना था कि आध्यात्मिक खजाने वो प्रकृति की सबसे बेसिक, सबसे रॉ प्रक्रियाओं में ही छुपे हैं, खास तौर पर धातुओं में। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ लोहार जो आग और हथौड़े से काम करता है, एक तरफ से कठोरता का प्रतीक, और दूसरी तरफ एक दाई जो नए जीवन को दुनिया में लाती है, कोमलता का प्रतीक। कीमियागरों ने इन दोनों को एक ही नजर से देखा। वो कहते थे कि दोनों ही एक तरह से जन्म दे रहे हैं। एक लोहार धातु को एक नया रूप दे रहा है और एक दाई एक नए जीवन को। दोनों ही किसी चीज को उसके कच्चे रूप से एक बेहतर नए रूप में ढाल रहे हैं। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर कीमियागिरी सिर्फ सोच तक सीमित नहीं थी। अब देखते हैं कि कैसे इनके जो रहस्यमयी से दिखने वाले अनुष्ठान या रिचुअल्स थे, वो असल में आज की भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी थे, एक तरह के शुरुआती साइंटिफिक प्रोटोकॉल। एक बढ़िया उदाहरण भारत की कीमियागिरी परंपरा से मिलता है। यहाँ संस्कार नाम की एक प्रक्रिया थी, मतलब शुद्धिकरण का एक प्रोटोकॉल। और इसके स्टेप्स बिल्कुल तय थे। पहला स्टेप स्वेदन, यानी उबालना या भाप देना। दूसरा मर्दन, यानी जोर से पीसना। और तीसरा निर्वाण, यानी गर्म करके किसी खास लिक्विड में ठंडा करना। अब जरा सोचिए, ये किसी पूजा पाठ जैसा नहीं लग रहा है ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज की केमिस्ट्री लैब में किसी एक्सपेरिमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है। ये अंधविश्वास नहीं था, ये पदार्थ को बदलने का एक सिस्टेमैटिक तरीका था। लेकिन ये तरीके हमेशा इतने साफ सुथरे नहीं होते थे। कुछ चीजें थोड़ी डरावनी भी थीं। जैसे इस बात के सबूत मिलते हैं कि कुछ स्कैंडिनेवियाई लोहार अपनी भट्टियों में ईंधन के तौर पर इंसानी शरीर का इस्तेमाल करते थे। सुनने में ये बहुत भयावह लगता है, और है भी, पर यह वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहाँ एक अनुष्ठान खत्म होता है और कहाँ एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग शुरू होती है। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसा कोई क्यों करेगा? जवाब है टेक्नोलॉजी। उस जमाने की एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती। देखिए, कॉपर या ब्रॉन्ज जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए आपको 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान चाहिए। आज के समय में ये आसान लगता है, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर वो भयावह बात एक ठंडे तकनीकी तर्क से जुड़ जाती है। इंसानी शरीर में जो फैट टिश्यू होते हैं, वो जलने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इतनी गर्मी कि वो उस तापमान तक पहुंचने में मदद कर सकते थे जो धातु को पिघलाने के लिए ज़रूरी था। तो जो चीज़ एक तरफ एक भयानक अनुष्ठान लगती है, वो दूसरी तरफ एक मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का एक अजीब सा हल थी। तो जब इंसानों ने धातुओं को इस तरह काबू करना सीख लिया, तो इसका असर सिर्फ भट्टियों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने पूरे समाज को, हमारी पूरी दुनिया को बदलना शुरू कर दिया। सोचिए, इस एक टेक्नोलॉजी ने क्या क्या बदल दिया।
इसने सिर्फ चीजें नहीं बनाई, इसने पूरा समाज बदल दिया। पहली बार एक ऐसा वर्ग सामने आया जो सिर्फ इसी काम में माहिर था। एक तरह से वो उस जमाने के इंजीनियर्स थे। फिर टिन जैसी धातुएं हर जगह नहीं मिलती थी, तो उन्हें लाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबे ट्रेड रूट्स बने। और जब कीमती धातुएं आईं तो पहली बार दौलत को इकट्ठा करने का, उसे दिखाने का जरिया मिला। और इसी के साथ समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई भी गहरी होने लगी। और देखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी एक डार्क साइड था। ज्यादातर इनोवेशन की वजह बेहतर हथियार बनाने की इच्छा थी। और अच्छी तलवारें, और तेज खंजर, और मजबूत कवच, ये जो हथियारों की दौड़ तब शुरू हुई वो आज तक चल रही है। इसी दौड़ ने धातुकर्म की टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाया। तो कीमियागिरी का दौर तो गुजर गया, पर क्या उसकी सोच भी खत्म हो गई, या वो आज भी हमारे बीच किसी और रूप में जिंदा है? हुआ ये कि कीमियागिरी का पतन तो हुआ, पर वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई। वो एक तरह से टूट गई और उसके टुकड़े अलग अलग फील्ड्स में समा गए। उसका भूत, अगर हम कहें, तो वो आज भी जिंदा है। जैकब बोहमे जैसे दार्शनिकों की सोच में, पैरासेल्सिस की दवाइयों में, कार्ल युंग की साइकोलॉजी में, और यहाँ तक कि रुडोल्फ स्टीनर की ऑर्गेनिक फार्मिंग की तकनीक में भी कीमियागिरी की आत्मा आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ये तस्वीर बहुत खास है। ये एक माइक्रोस्कोप से ली गई है। हम जो देख रहे हैं वो है हाई टिन ब्रॉन्ज का अंदरूनी स्ट्रक्चर। अब सोचिए, पुराने जमाने के लोहार ये सब देख तो नहीं सकते थे, पर वो अपने अनुभव से, अपनी कला से इसे महसूस जरूर कर सकते थे। उन्हें पता था कि पदार्थ के अंदर एक छिपी हुई जटिल दुनिया है। आज हम उस दुनिया को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और यहीं पर वो सुनहरा धागा हमें साफ साफ दिखता है। सोचिए, एक प्राचीन तलवार बनाने वाला क्या करता था? वो धार के लिए सख्त हाई कार्बन स्टील लेता था और उसे लचीले लो कार्बन स्टील के साथ जोड़ देता था, ताकि तलवार मजबूत भी हो और टूटे भी नहीं। अब आज का एरोस्पेस इंजीनियर क्या करता है? वो फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल्स बनाता है। ऐसे मटेरियल्स जो सतह पर अलग गुण रखते हैं और अंदर से अलग। आइडिया तो वही है ना, अलग अलग गुणों को मिलाकर एक बेहतर चीज बनाना। बस स्केल और टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो चलिए वहीं लौटते हैं जहां से शुरू किया था। कीमियागर पदार्थ को, मैटर को परफेक्ट बनाना चाहते थे, ताकि वो अपनी आत्मा को परफेक्ट बना सके। आज हम सिलिकॉन और कोड के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, हम भी तो कुछ परफेक्ट बनाने में लगे हैं। तो सवाल ये है कि आज हम क्या परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके लिए?